दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं करीब 4 वीक के बाद अपना मैन ईटर टाइगर के ऊपर में ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। और मुझे देरी इसलिए होगी क्योंकि मैं वेकेशन पर इंडिया गया था। और अगर मैं इंडिया जाता और कॉर्बेट पार्क ना जाता, दुधवा पार्क ना जाता, ये कैसे हो सकता था। तो मैं अपने कुछ दिन वेकेशन के कॉर्बेट पार्क और दुधवा पार्क में बिताकर आया हूं। और आज मैं एक नए मैन ईटर, मैन किलर, मैन अटैकर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये मैन अटैकिंग किलिंग की जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी डिकाला के अंदर। डिकाला वो जगह है जो कि जिम कॉर्बेट पार्क का सबसे बेस्ट रेस्ट हाउस है। जब हम गेट से एंटर करते हैं, धनगढ़ी गेट से, तो सबसे पहले सुल्तान आता है 5-6 किलोमीटर पे। उसके बाद में आता है गैरल, उसके बाद आता है सरबदुली, फिर आता है दोस्तों खिनानौली, और फाइनली डेस्टिनेशन होता है डिकाला का। और ये जो डिकाला का रेस्ट हाउस है, पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था। और इसका जो चोड़ है, जैसे जो घास का मैदान है, जो ग्रास लैंड है, वहाँ पर खेती की जाती थी। और बाद में 1935 में इस गांव को विस्थापित किया गया। इस गांव का नाम ही डिकाला था और उसके नाम पर यहाँ पर रेस्ट हाउस बना। और रेस्ट हाउस तो बहुत पहले का बना हुआ है, हालांकि कॉर्बेट पार्क के इस्टेब्लिश होने से पहले का ये बना हुआ है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस गांव को विस्थापित करने के बाद इसे हैली नेशनल पार्क बनाया गया। उसके बाद में इसको रामगंगा नेशनल पार्क का नाम दिया गया और फाइनली इसको कॉर्बेट पार्क का नाम दिया गया। और दोस्तों, मैं अपनी ज़्यादातर जो स्टोरी है वो डालता हूँ मैन ईटर टाइगर के ऊपर, मैन किलिंग टाइगर के ऊपर, या मैन अटैकिंग टाइगर के ऊपर। और लेपर्ड के ऊपर भी मैं कुछ स्टोरियाँ सुनाता हूँ। और मेरे इस चैनल के साथ मेरे साथियों बने रहना, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं अपने ब्लॉगों में मैं मैन ईटर टाइगर के ऊपर, लेपर्ड के ऊपर और खूनी हाथियों की वो स्टोरियां सुनाऊंगा जो कभी किसी ने आपको सुनाई नहीं होंगी। और अगर किसी ने सुनाई भी होगी तो मेरा एक अपना अलग स्टाइल है स्टोरी सुनाने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टोरी के साथ साथ आपको नॉलेज भी दूं और एक स्टोरी में दिलचस्पी, इंटरेस्ट बनाए रखूं। और दोस्तों, ये जो मैन ईटिंग की जो घटनाएं टाइगर करता है, इंडिया में मेन तीन बिग कैट मिलती हैं। एक तो लायन है, जो कि गुजरात के गिर के जंगलों में अब मिलता है, पहले तो वो और भी बड़े एरियो में पाया जाता था। एक लेपर्ड है जो कि पूरे हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और आसाम से लेकर के और गुजरात तक ये मिलता है। और जगह जगह प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन टाइगर भी इंडिया में बहुत मिलते हैं। और अगर कंपेयर करा जाए, मैन ईटिंग की घटनाएं जो टाइगर के द्वारा की जाती हैं वो सबसे ज़्यादा की जाती हैं। अगर हम मैन ईटिंग या मैन किलिंग की जो घटनाएं लायन और लेपर्ड को दोनों को जो मिलाकर के जो घटनाएं होती हैं, टाइगर उससे भी ज़्यादा घटनाएं करता है। मीन्स कि टाइगर ज़्यादा मैन ईटर स्टैब्लिश होता है कंपेयर करा जाए लायन से और लेपर्ड से। जो लायन होता है वो सबसे कम मैन ईटर बनता है, और दूसरे नंबर पर मैन ईटिंग की घटनाएं करता है लेपर्ड, और नंबर 1 पे है टाइगर। दोस्तों, मैं जो नई स्टोरी आज मैन ईटिंग की, मैन किलिंग की सुनाने जा रहा हूँ वो डिकाला से संबंधित है। और मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। साथियों, जिस जंगल में मैं जाता रहा हूँ और रहता हूँ, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं वनों की, उन्हीं घाटियों की, उसी ग्रासलैंड की, दूसरे जंगलों की बात दूसरे लोग जाने। 42 साल पहले, 42 ईयर बिफोर, जब मैं इस कॉर्बेट पार्क में आया करता था, तब यहाँ की झाड़ियों का हर अंधेरा, घने साल के पेड़ों के पीछे का भाग, सूखे सुनसान नालों में पड़े हुए पत्थरों में से आती हुई कीट पतंगों की आवाजें किसी हाथी या शेर के अचानक आ निकलने का शक पैदा कर देती थी। और रामगंगा नदी के किनारे, जो रेतीले किनारे थे, वहां पर पड़े हुए टाइगर के पैरों के निशान, पगमार्क, मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देते थे। तब कितना ज्यादा रोमांच
मेरे मन में भर जाता था। सोचने लगता था क्या होगा रात के गहरे अंधकार में यहाँ से होकर, और कैसा भयानक एटमॉस्फेयर बन गया होगा तब यहाँ का। सारे हिरन, सारे सांभर, काकड़ आदि डर के मारे इधर उधर शोर मचाते भाग गए होंगे, और मोर कै कै करते पेड़ों की ऊंची डालियों पर जा बैठे होंगे। और वो टाइगर अपनी छोटी छोटी धाड़ों से सब जंगल वालों को चैलेंज देता होगा कि किसमें हिम्मत है जो मेरे सामने आ सकता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाए। और जब चांदनी रातों में या तारों की छाया में मैं ढिकाला के कंपाउंड में देर रात तक घूमा करता था, तो दूर किसी घाटी के जंगल में से ढिकाला के सामने वाले चोड़ में से शेर की धाड़ से डरकर अथवा उसकी प्रेजेंट को भांपकर डर के मारे मोरों की कै कै सुनकर, काकड़ हिरन के भौंकने की आवाज को सुनकर मेरे मन में रोमांच की भावना भर उठती थी, और मेरे कदम तब वहीं के वहीं कंपाउंड के अंदर ही ठहर जाते थे। और गीदड़ों की हुआ तथा नाइट जार पंछी की आवाजें ढिकाला कंपाउंड की चांदनी रात की चादर में एक हलचल पैदा कर देती थी। ये ढिकाला की पुरानी कैंटीन जो पालतू हाथियों के हाथी खाना के पास स्थित थी, जहाँ पर पालतू हाथी बांधे जाते थे, वहाँ अक्सर ही मैं रात को उसके आसपास घूमा करता था, क्योंकि दिन भर वहाँ खाना बनता था। उस कैंटीन में खाना बनाया जाता था टूरिस्टों के लिए। तो फूड की स्मेल से अट्रैक्ट होकर कितने ही हिरन, कितने ही जंगली सूअर रातों को वहाँ आते थे, और उनका आकर्षण मुझे भी वहाँ पर ले जाता था। इन्हीं हिरनों व जंगली सूअरों के फेर में अक्सर टाइगर भी तो ढिकाला कैंपस का रातों को चक्कर लगा जाया करते थे। उस दौर में ढिकाला के चारों तरफ दोस्तों खाई होती थी, जो आज की तरह कोई इलेक्ट्रिक फेंस वहाँ पर नहीं थी। ये जो पुरानी कैंटीन स्थित थी, उससे कोई 100 गज दूर एक छोटा सा बरसाती नाला जो अक्सर सूखा ही रहता था, और बरसात में वो अपना सारा पानी रामगंगा की नदी में डाल देता था। उसी नाले में उन दिनों एक शेरनी ने किसी समय 2 हिरनों को मारकर खा डाला था, और तब से वो नाला इतना भयंकर समझा जाने लगा था कि रात 9 बजे के बाद कोई भी टूरिस्ट उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे ही सूने ढिकाला के जंगल की सूनी रात में मार्च 1996 को मैं अपनी डॉर्मेट्री में से लघु शंका यूरिन पास के लिए बाहर निकला, तो निकलते ही सामने कुछ दूर टाइगर को कंपाउंड में घूमते हुए पाया था। और वो रात मुझे डॉर्मेट्री में ही टंगे हुए रह जाना पड़ा था। सारी रात मुझे बगैर यूरिन पास के डॉर्मेट्री के अंदर बितानी पड़ी थी। अब दोस्तों मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। सन 2005 की बात है। अप्रैल का महीना बीतकर मई का महीना भी खत्म होने वाला था। गर्मी अपनी पूरी जवानी पर थी। पुरानी कैंटीन का एक कर्मचारी, मदन मोहन पांडे जिसका नाम था, वो कैंटीन को बंद करके अपने रूम की तरफ जा रहा था। कैंटीन का आखिरी कस्टमर भी जा चुका था, और जब मदन मोहन पांडे भी चले गए तो आसपास के ग्रास लैंड में चलने वाले हिरन उस कैंटीन की तरफ आने लगे और उस कैंटीन के आसपास आ गए। दोस्तों ये जो हिरन होते हैं, चीतल है, सांबर है, ये अक्सर कैंटीन के आसपास आ जाया करते थे उस दौर में। और क्योंकि फूड की स्मेल होती थी, सारा दिन फूड बनता था, तो उस स्मेल से वो अट्रैक्ट होते थे। दूसरा, जहाँ पर बर्तन वर्तन धोए जाते थे या कोई फूड का कोई पार्ट गिर जाता था, तो उसको खाने के लिए भी वो आते थे, और वहाँ की मिट्टी को वो चाटते थे, क्योंकि मिट्टी नमकीन हो जाती थी वहाँ पर, जहाँ पर कि ये बर्तन को धोया जाता था, तो वो वहाँ की आसपास की मिट्टी को चाटा करते थे। और इसी प्रकार एक सांबर हिरनी को एक टाइगर ने 1996 में वहीं पर उस कैंटीन के पास ही मार गिराया था, और उसका बच्चा बच गया था। और फिर वो जो बच्चा था दोस्तों, वो कैंटीन को छोड़कर नहीं गया, कंपाउंड को छोड़कर नहीं गया, वो उसके आसपास ही रहने लगा और लोगों को भी हिल मिल गया।
और उस बच्चे का नाम फिर लोगों ने, फॉरेस्ट वालों ने बसंता रख दिया। और बसंता वो मेल सांबर का बच्चा था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बाद में उसकी हरकतों से परेशान होकर के, क्योंकि वो टूरिस्ट को टक्कर मार देता था, उससे खाना छीनने की कोशिश करता था, वो ढीठ हो गया था। तो उसको फिर बाद में मोटा साल के जंगल में छोड़ा गया, जहाँ से वो वापस आ गया 2 दिन बाद ही। तो फिर फाइनली उसको पटेर पानी के जंगल में भेज दिया गया, जो काफ़ी दूर है वहाँ से, 10-12-15 किलोमीटर पे है। और वहाँ पर वो किसी शेर के द्वारा मार डाला गया। और ये तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने बसंता की बताई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिरन उस कैंटीन के आसपास रात को आ जाते थे, और उस हिरनों के फेर में वहां पर टाइगर भी चले आते थे। तब चरने वाले हिरन कैंटीन के आसपास आ जाते थे, तो तभी अचानक कैंटीन के मैनेजर ने मदन मोहन पांडे को कैंटीन से सिगरेट का एक पैकेट लाने के लिए कहा, क्योंकि एक कस्टमर डिमांड कर रहा था सिगरेट के पैकेट का। तो काम तो केवल ये 5 मिनट का था, दुकान खोलकर केवल सिगरेट का पैकेट भर ही लाना था, कोई खाना तो बनाना नहीं था जो वक्त लगता। सो जो पांडे जी थे वो कैंटीन की तरफ चले गए। जब पांडे जी वहां पहुंचे तो उन्हें जान पड़ा कि वो चाबी तो रूम में ही भूल आए हैं। उधर दूसरी तरफ चोड़ के पास शेर भोजी में रहने वाली एक शेरनी डिकाला कैंपस में आने वाले हिरनों के फेर में उस बरसाती नाले में छिपकर बैठी थी। दोस्तों, ये शेर भोजी की जो जगह है, ये डिकाला का जो हाथी खाना है, जहाँ पे हाथी बांधे जाते हैं, उसके साथ में चोड़ के साथ में राइट साइड में रामगंगा की तट किनारे तक ये शेर भोजी का इलाका है। और वहां पर शेरों के रहने के कारण अक्सर शेर वहां मिलते हैं, तो उसका नाम शेर भोजी रख दिया गया है। तो वो जो हिरनी थी वो उस बरसाती नाले में छिपकर बैठी थी। वो बरसाती नाला जिसका मैंने पीछे वर्णन किया है, यह छोटा सा बरसाती नाला 100 गज दूर था कैंटीन से। और सावन भादों को छोड़कर बाकी का जो वक्त था, जो समय था, उसमें प्राय वो सूखा ही रहता था। और उसमें घनी झाड़ झंकार उग जाया करती थी। और पांडे के जाते ही वो शेरनी शेर भोजी में से निकलकर उस नाले में आ छिपी थी। और उस शेरनी से बेखबर पांडे जी जब दुकान पर सिगरेट का पैकेट लेने आए, तो कैंटीन के आसपास जो हिरन आ गए थे वे पांडे को देख करके आवाजें करते हुए, अलार्म कॉल देते हुए भाग गए। और उधर शेरनी हैरान थी कि ये हिरन भाग क्यों गए हैं, क्योंकि उनको शेरनी का तो आभास हुआ नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह छिपकर बैठी हुई थी। तभी उस शेरनी ने पांडे जी को अपनी तरफ आते देखा, और शेरनी ने देखा कि जो पांडे है वो उस कैंटीन की तरफ जा रहा है। तो वो सारा माजरा समझ गई, और उस शेरनी का सारा ध्यान अब पांडे की तरफ चला गया। इंसानों को वो शेरनी देखने की पूरी आदी थी, क्योंकि इंसानों को वो जन्म से ही टूरिस्ट के रूप में देख रही थी। और इंसानों से वो इतना घबराती नहीं थी, क्योंकि उसका जन्म ही उस ग्रासलैंड में हुआ था, और वो बचपन से ही इंसानों को देख रही थी, उसका वास्ता इंसानों से पड़ता रहता था। इसलिए वो इंसानों से घबराती नहीं थी, जितना कि कोर एरिया के शेर इंसानों से घबराते थे। दोस्तों, ये जो कोर एरिया होता है, ये कोर एरिया वो वाला एरिया होता है जहां पर टूरिस्ट को जाने की कोई परमिशन नहीं होती। एक सर्टेन एरिया होता है किसी भी नेशनल पार्क का, वहां पर टूरिस्ट की एक्टिविटी होती है। और करीब 50 से 70% का एरिया को कोर एरिया रखा जाता है। वहां टूरिस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता, ना कोई गाड़ी जा सकती है। और वहां पर जो जानवर होते हैं वो शाई नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि उनका आदमियों से वास्ता ज़्यादा नहीं पड़ता। कोर एरिया में सिर्फ गार्ड की गश्त चलती है। इसलिए कोर एरिया में जब गार्ड गश्त करते हैं, तो अगर उन्हें टाइगर मिल जाता है तो टाइगर रास्ता छोड़ देता है। लेकिन यही टाइगर अगर टूरिस्ट के एरिया में गार्ड को मिल जाए तो वो रास्ता नहीं छोड़ता और अकड़ कर खड़ा हो जाता है। और उस केस में जो गार्ड होते हैं उनको टाइगर का रास्ता छोड़कर साइड होना पड़ता है। ये फर्क होता है कोर एरिया के जानवरों में और टूरिस्ट एरिया के जानवरों में। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शहरों के बंदर होते हैं वो बहुत बदमाश होते हैं, उत्पाती होते हैं, इंसान से नहीं डरते। और जो जंगल के बंदर होते हैं, इंसान को देखते ही वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये एक बेसिक फर्क होता है कोर जंगल के जानवरों में और टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा घूमता है उस जंगल का।
लेकिन जब पांडे जी को जान पड़ा कि वो चाबी तो रूम में ही भूल गए हैं, तो वो वापस अपने रूम की ओर चले गए। उनकी इस हरकत ने शेरनी को शंकालू बना दिया। वो शेरनी वहीं नाले में चिपक कर लेट गई। वह दूसरी तरफ जब हिरनों ने पांडे को वापस जाते देखा तो वो भी वापस कैंटीन की तरफ लौटने लगे। लेकिन ना तो शेरनी को वह ना ही हिरनों को मालूम था कि पांडे जी वापस लौट कर आएंगे। इधर शेरनी ने जब हिरनों को वापस आते हुए देखा तो उसने उन हिरनों को देख करके अपना टारगेट चुनना शुरू कर दिया। किंतु 5-7 मिनट में पांडे जी दोबारा से आ गए और उनको आते देखकर जो हिरन कैंटीन की तरफ वापस आ रहे थे वो फिर भागे और उनमें से 1-2 हिरन नाले की तरफ भागे। तो वहां उन्होंने शेरनी को दुबके हुए छिपे हुए देखा। तो वो हिरन दिशा बदलकर तेजी से चोर की तरफ जोरों से अलार्म कॉल देते हुए भागे और इस प्रकार शेरनी का जो सारा खेल था वो पांडे जी ने दोबारा खराब कर दिया था और अब उस शेरनी का जो सारा ध्यान था वो पांडे जी की तरफ हो गया था। हालांकि पांडे जी जंगल में काफी समय से रह रहे थे, कैंटीन में एक लंबा टाइम उन्होंने बिताया था और वो उन्होंने शेरों को काफी देखा भी था। उनको मालूम भी था कि जो हिरन है वो अलार्म कॉल देते हैं टाइगर को या किसी खतरे को देख करके। और लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो हिरन होते हैं ये इंसान को देखकर भी अलार्म कॉल दे देते हैं। तो जो पांडे जी थे वो जब पहले आए थे तो जो हिरन थे वो भागे थे अलार्म कॉल देते हुए। तो पांडे जी चाबी भूल गए थे, वो वापस गए। जब दोबारा आए तो जब दोबारा उन्होंने अलार्म कॉल की तो पांडे जी ने यही सोचा कि जो हिरन अब अलार्म कॉल कर रहे हैं वो उनको देख के कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जो शेरनी उधर उस बरसाती नाले में लेटी हुई है वो हिरन उनको देख करके अलार्म कॉल दे रहे थे। इस प्रकार एक बड़ा कंफ्यूजन के चक्कर के फेर में पांडे जी पड़े रहे और उन्होंने उस अलार्म कॉल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब उस शेरनी ने उसके शिकार का खेल बिगाड़ने वाले पांडे जी को ही पकड़ने का निश्चय किया। शेरनी रेंगती हुई उस नाले में 2-4 कदम आगे बढ़ी और फिर पांडे जी की टोह लेने लगी। अब शेरनी ने हवा के रुख का जब ध्यान किया तो वो एक सांप की तरह रेंगती हुई नाले में वापस पीछे गई। दोस्तों ये जो शेरनी थी वो पहले तो दुबकी हुई थी नाले में और जब पांडे जी को उन्होंने देखा तो उसी को टारगेट चुना। उसको टारगेट चुनने के बाद जब वो आगे बढ़ी, रेंगती हुई आगे बढ़ी, तो उस शेरनी ने देखा कि जो हवा जो है वो शेरनी की तरफ से पांडे जी की तरफ बह रही है। तो उसने वापस, अब दोस्तों जब ये शेर होते हैं ये जब इंसानों का शिकार करने लगते हैं तो ये समझते हैं कि इंसानों के अंदर भी वैसे ही सूंघने की, स्मेल लेने की पावर होती है जैसे कि जानवरों में होती है। इसलिए वो इंसानों में और जानवरों में कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं करते और वो ठीक उसी तरह से इंसानों का भी शिकार करते हैं जिस तरीके से वो जानवरों का करते हैं, जंगली जानवरों का। तो इस केस में जब शेरनी को ने फील किया कि जो हवा है वो शेरनी की तरफ से पांडे जी की तरफ बह रही है तो वो वापस घूमी और रेंगती हुई वो नाले के पीछे से एक लंबा चक्कर काट करके उसने हवा का जो रुख था वो इस तरीके से उसने बनाया कि जो हवा थी वो शेरनी की तरफ से बह करके पांडे जी की तरफ ना जाए, जिससे कि जो मोलिकूल थे स्मेल के शेरनी के वो पांडे जी को मिल सके। लेकिन शेरनी को ये थोड़ा पता था कि इंसान में स्मेलिंग पावर इतनी नहीं होती। पांडे जी को तो कोई स्मेल ही नहीं आ सकती थी शेरनी की। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो शेर होते हैं वो ज़्यादा फर्क महसूस नहीं करते, इसलिए वो जानवरों की तरह ही इंसानों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जब वो इंसानों का शिकार करते हैं। 25 मई सन 2005 की रात के 9:30-10 बजे का समय था। सूने जंगल की वो सूनी रात, रामगंगा की घाटी में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घने जंगलों से घिरी हुई ढिकाला की टूरिस्टों की वो छोटी सी बस्ती गहरी नींद में अचेत सो रही थी। केवल रामगंगा का अनहद नाद और यूकेलिप्टस के 80 साल पुराने 100 फीट ऊंचे ढिकाला कैंपस के पेड़ों पर किसी पंछी के पंख फड़फड़ाने का शब्द या रामगंगा के तट पर पानी पीने के लिए आने वाले जंगली जानवरों के पैरों की धीमी पगधमनियां ही उस अंधेरे में कभी कभी सुन पड़ रही थी। ढिकाला के चारों तरफ यमदूतों का भय छाया हुआ था और ऐसे में पांडे जी रात 10 बजे सिगरेट लेने कैंटीन के दरवाजे पर पहुंच गए।
और चाबी लगाकर उन्होंने लॉक को खोला और इधर वो ढिकाला चोर की शेरनी एक सांप की तरह बड़ी तेजी से बेखबर पांडे को पीछे से पकड़ने के लिए जमीन से सटकर रेंगती हुई आगे बढ़ी। दोस्तों, ये जो टाइगर होता है जब ये मैन ईटर बन जाता है या किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करता है तो ये कभी भी इंसान के सामने से आकर हमला नहीं करता, क्योंकि टाइगर के अंदर एक थोड़ी बहुत तो एक झिझक बनी रहती है इंसानों के लिए। जब वो मैन ईटर स्टैब्लिश हो रहा होता है या मैन अटैकिंग कर रहा होता है, जब एक लंबे समय तक कोई टाइगर मैन अटैकिंग करता है या मैन किलिंग करता है तो तब उसके मन में वो झिझक खत्म हो जाती है। तब उस केस में टाइगर इंसानों को सामने से भी अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे इस शेरनी की स्टार्टिंग थी, पहला ही शिकार था पांडे जी का, तो इसके मन में फिर भी एक थोड़ी झिझक थी, तो इसने पीछे से पकड़ने का निश्चय किया। और वैसे भी जो शेर की ट्रेजेडी होती है, एक स्ट्रेजेडी होती है, जो एक उसका तरीका होता है, वो होता है शिकार को चौंका देना। शेर हमेशा शिकार को चौंका करके अचानक से हमला करते हैं पीछे से, ताकि वो शिकार को संघर्ष करने का कोई अवसर नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर वो हिरणों के साथ भी ऐसा करेंगे तो हिरण के सींगों से, उनके खुर से घायल होने का उसको डर रहता है। इसलिए शेरों की कोशिश होती है कि वो अचानक से जानवर को चौंका दे और उसको एकदम से पकड़ ले। और कई बार तो इन केसों में शेर का हमला दोस्तों इतना अचानक से होता है कि शिकार किए हुए जानवर या शिकार हुए इंसान को भी पता नहीं चलता कि मौत ने कहां से आकर के उसको दबोच लिया है। और अगर शेरों के और लेपर्ड के कंपेयर करें तो लेपर्ड के मन में इंसानों के प्रति कभी भी भय खत्म नहीं होता। चाहे लेपर्ड 100 इंसानों को मार दे, लेकिन फिर भी वो इंसानों से डरता रहता है। इसलिए जो लेपर्ड होता है वो जो भी मैन किलिंग या मैन अटैकिंग की घटनाएं करता है वो शाम को करता है या रात को करता है। लेकिन टाइगर जो होता है, हालांकि यहाँ पर भी इस शेरनी ने शाम को अटैक किया मदन मोहन पांडे पर, लेकिन क्या हुआ है कि जो शेर जब एक बार मैन ईटर टाइगर एस्टैब्लिश हो जाता है, लंबे समय तक वो किलिंग करता रहता है, तो उसके मन में भय समाप्त हो जाता है। फिर वो दिन में भी इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये एक बेसिक फर्क होता है मैन ईटर टाइगर में और मैन ईटिंग लेपर्ड के अंदर में। और दोस्तों, मेरी ये जो स्टोरी है ये लंबी होती जा रही है, 22 मिनट की स्टोरी हो गई है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मदन मोहन जो पांडे थे उन पर उस टाइगर ने किस प्रकार से हमला किया, कैसे उसको पकड़ा, कैसे अटैक किया, और क्या वो मदन मोहन पांडे को मारने में सफल हुई या उसको खाने में सफल हुई, या क्या क्या आगे घटनाएं घटित हुई, ये सारा मैं अपने अगले वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ मेरे साथियों बने रहना। मैं आपको नई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां सुनाता रहूंगा। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि स्टोरी में एक दिलचस्पी बनी रहे और मैं एक प्रॉपर तरीके से आपको पूरी घटनाएं बताऊं कि किस प्रकार से टाइगर कोई मैन ईटिंग या मैन किलिंग की घटनाएं करता है। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।